दोस्तों, कार्टून एनिमेशन या फिर कैरेक्टर एनिमेशन क्या है? फ्रीलांसिंग की फील्ड में इसकी कितनी अहमियत है? कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप कार्टून एनिमेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? या फिर यूट्यूब के ऊपर आप कार्टून एनिमेटेड सीरीज बना के कितने पैसे कमा सकते हैं? ये सब और बहुत कुछ सीखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, कार्टून एनिमेशन या फिर कैरेक्टर एनिमेशन दरअसल मोशन की एक किस्म है जो कि चलते फिरते कैरेक्टर्स की शक्ल में हमें दिखाई देती है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर समझाने की कोशिश करूं तो इस तरह से समझा सकता हूं कि हम कंप्यूटर के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से कार्टून्स ड्रॉ करते हैं जो कि 2D भी हो सकते हैं या फिर 3D भी हो सकते हैं, और उनको ड्रॉ करने के बाद हम उनको जान देते हैं, जिंदगी देते हैं, वो कार्टून एनिमेशन हो जाती है या फिर मोशन की एक किस्म बन जाती है जो कि एनिमेशन के जुमरे में आती है। और ऐसा करना शिर्क में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि ये एक मॉडर्न एज की स्किल है जो कि हम अपने रोजगार के लिए अडॉप्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर शाहजेब अली सेब और आप देख रहे हैं सीजी ओपिनियंस। तो मैं आपको लिए चलता हूं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर और आपको बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि हमने कार्टून एनिमेशन कैसे बनानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं। सबसे पहले तो आप लोग वर्क का फ्लो समझ लें कि हमें काम कैसे करना है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें हम काम करेंगे, और इन सॉफ्टवेयर्स के लिए पीसी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मतलब कि हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे क्रेजी टॉक 8। ये एक सॉफ्टवेयर है क्रेजी टॉक 8.13 पाइपलाइन। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और इससे आप इसको डाउनलोड करने और इसे इंस्टॉल करने का जो मुकम्मल एक प्रोसीजर है वो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें और आपको उसका मिल जाएगा कि आपने इसे इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी और ये तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब हम लोगों ने उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद हमें एक सॉफ्टवेयर और चाहिए जिसका नाम है कैरेक्टर क्रिएटर 3.2। ठीक है, कैरेक्टर क्रिएटर 3.2, याद रहे कि 3.2 वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना है आप लोगों ने अपने पीसी के अंदर, और इसका तरीका भी आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें, आपको इंस्टॉल करने का मिल जाएगा। 90% फ्रीलांसर्स को पता होता है कि सॉफ्टवेयर्स कैसे फ्री में इंस्टॉल किए जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसका नेम है iClone 7.9। ठीक है, यहाँ पर ट्रायल लिखा आ रहा है लेकिन ये ट्रायल नहीं है, ये मुकम्मल क्रैक वर्जन है। तो आप लोग समझते हुए होंगे कि मैं ओपन वर्ड में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उन पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को इसका तरीका मिल जाएगा कि आपने इन सॉफ्टवेयर्स को कैसे फ्री में लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉल करना है। अब उसके बाद हमें जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो है iClone 3D Exchange। ये तो ऐसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद हमें चाहिए फ़ोटोशॉप
किसी भी कंप्यूटर के अंदर होता है। आप लोग फ़ोटोशॉप पोर्टेबल कर लें, सीसी पोर्टेबल कर लें, ठीक है। उसके बाद हमें जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है उसका नेम है Cinema 4D। अब ये है हमारे पास Cinema 4D, Cinema 4D R19। याद रहे कि हमने वर्जन करना है R19 इसके अंदर इंस्टॉल, ठीक है, अपने पीसी के अंदर। उसके बाद फिर हमें कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है? उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी वीडियो एडिटर की। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा ये अपना फिल्मोरा, वंडरशेयर फिल्मोरा 9, ये आप इंस्टॉल कर लें। अब आप लोग सबसे पहले तो ये सुन लें कि इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कौन सा होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा जो वर्क का फ़्लो है वो कैसे होगा, कि कौन से सॉफ्टवेयर में हम पहले काम करेंगे, उसके बाद हम फिर अपने करैक्टर को कौन से सॉफ्टवेयर में लेके जाएंगे। मतलब कि पहले हम करैक्टर डिज़ाइन करेंगे, उस करैक्टर को फिर कौन से सॉफ्टवेयर में लेके जाएंगे, उसे कपड़े के सॉफ्टवेयर में पहनाएंगे, फिर उस करैक्टर को हम एनिमेट किस सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे, और उसकी एनिमेशन करने के बाद उससे इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी कस्टम इन्वायरमेंट के अंदर हम कहाँ पे रखेंगे, फिर उसका रेंडर निकालेंगे, ठीक है, और म्यूज़िक वगैरह कहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग ये सुन लें कि हमें ये सॉफ्टवेयर, ये तमाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए जो मिनिमम मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ पीसी की, वो होनी चाहिए आपके पास कोर टू डू टावर के अंदर होना चाहिए। दोबारा से सुन लें कि कोर टू डू टावर के अंदर आपके पास होना चाहिए। और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए हार्डवेयर में सबसे पहले तो जो आता है वो है 1 GB NVIDIA का या फिर AMD का ग्राफिक कार्ड आप लोग लगवा लें। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास मिनिमम 8 GB रैम तो होनी चाहिए। और उसके बाद हार्ड आती है, हार्ड आपकी नीड के मुताबिक जितनी आपको ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग लगवा सकते हैं। तो चलें, अब आप लोग ये समझ लें कि हमें हमारा जो वर्क का फ़्लो है वो कैसे होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर का मैंने जिक्र किया था उसका नाम था CrazyTalk 8.13 पाइपलाइन वर्जन, ठीक है। इसका सोर्स पैक भी आप लोगों ने डाउनलोड करना है। जिस भी वेबसाइट से आप डाउनलोड करें वहाँ से आपने इसका सोर्स पैक जो है वो लास्ट में डाउनलोड करना है। आपको वहीं पर सोर्स पैक मिल जाएगा। जो लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा उसमें तो आपको सोर्स पैक भी साथ में मिल जाएगा। तो आप लोगों ने सेटअप भी कर लेना है और सोर्स पैक भी आपने कर लेना है। सोर्स पैक सबसे पहले सेटअप आपने इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद आपने सोर्स पैक इंस्टॉल कर लेना है। दोनों को इंस्टॉल करने का मेथड सेम है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि उसे क्रैक कर लेना। अच्छा, तो अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का मकसद क्या है। दोस्तों, CrazyTalk 8 के अंदर हम कोई भी कस्टम कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे, किसी भी कस्टम कैरेक्टर का हेड जनरेट करेंगे 3D के अंदर। अब कस्टम कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों? जो कस्टम कैरेक्टर होता है ना, वो उसे ज़्यादातर हम बोलते होते हैं रियलिस्टिक कैरेक्टर। रियलिस्टिक मतलब किसी भी ह्यूमन फेस से हम कैरेक्टर जनरेट करते हैं 3D के अंदर। मतलब वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, किसी सेलिब्रिटी का कैरेक्टर हो सकता है, किसी पॉलिटिशियन का हो सकता है। अगर आपने मीम्स वगैरह बनानी है, अपनी एनिमेशन को मीम्स के मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, या फिर क्लाइंट आपको एक रेफरेंस पिक्चर देगा और बोलेगा कि इस रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने फेस जनरेट करना है 3D में, ठीक है। तो CrazyTalk 8 को हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3D के अंदर एक कस्टम हेड जनरेट करने के लिए। उसके बाद हम उस कस्टम हेड को लेके जाएंगे कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर और वहां पर मुकम्मल बेस कैरेक्टर बनाएंगे और वहां पर ही उस कैरेक्टर को हम कपड़े पहनाएंगे, ठीक है। ये जितना आप लोगों को सुनने में मुश्किल लग रहा है, ये जब आप लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, बाकायदा प्रैक्टिकल होता हुआ देखेंगे, और जब खुद उस प्रैक्टिकल को आप फॉलो करेंगे, खुद करेंगे, तो आप लोगों के सामने ये चीज़ें ऐसे समझ लें कैसे होंगी जैसे बच्चों का खेल होता है। एक प्राइमरी पास जो है ना, कोई भी बंदा ये काम कर सकता है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम उस कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर डिज़ाइन करने के बाद लेके जाएंगे iClone के अंदर, और iClone में हम उस कैरेक्टर को एनिमेट करेंगे, उसकी एनिमेशन करेंगे अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, या जैसे हमने सोचा हुआ है अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो iClone 3D एक्सचेंज भी इसके अंदर आ रहा है। iClone 3D एक्सचेंज का मकसद ये है कि इसमें अगर हम iClone के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आते हैं 3D के अंदर, या एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं,
तो iClone 3D एक्सचेंज जब तक हमारे पीसी के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट को iClone 7.9 के अंदर इंपोर्ट या यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट या करैक्टर को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इंस्टॉल करना लाजमी है। अच्छा जी, उसके बाद आती है बारी फोटोशॉप की। फोटोशॉप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि उसमें हमने टेक्सचर्स चेंज करने हैं। करैक्टर की बॉडी टेक्सचर्स ये होते हैं, हम टेक्सचर्स को मटेरियल भी कहते होते हैं। बाज़ एनिमेटर्स मटेरियल्स या टेक्सचर्स दरअसल कलर्स होते हैं। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के कलर या फिर किसी कैरेक्टर के 3D कैरेक्टर के जो बॉडी कलर्स होते हैं उनको हम मटेरियल टेक्सचर्स बोलते होते हैं। बॉडी कलर्स भी हो सकते हैं और उस कैरेक्टर ने जो कपड़े पहने होते हैं वो कलर, उस कपड़ों का जो टेक्सचर्स होते हैं, उन कपड़ों के जो कलर्स होते हैं उन्हें भी हम टेक्सचर्स बोलते हैं, मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो मटेरियल्स में चेंजिंग करने के लिए या मटेरियल्स बनाने के लिए हम फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जिस सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसका नेम है Cinema 4D। Cinema 4D बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़े का सॉफ्टवेयर है। ये ब्लेंडर की तरह काम करता है, लेकिन ब्लेंडर की तरह ये ओपन सोर्स नहीं है। मतलब कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और उन्हें क्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमें फ्री में मिल जाते हैं। तो Cinema 4D जो है ये ब्लेंडर की तरह ही काम करता है। Cinema 4D में कौन कौन से हम काम कर सकते हैं? हम इसमें करैक्टर्स को एनिमेट कर सकते हैं, करैक्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, हम 3D में लोगो एनिमेशन कर सकते हैं और हम इसके अंदर इवन के 2D एनिमेशन भी कर सकते हैं। और Cinema 4D ज़्यादातर इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए होता है, इन्वायरमेंट बनाने के लिए कि आपने अगर कोई भी इन्वायरमेंट बनाना है तो Cinema 4D से ज़्यादा इजी कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के टूल्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप कुछ भी बना सकते हैं 3D के अंदर। ठीक है, तो हमारा इस वीडियो के अंदर Cinema 4D का दोस्तों ये काम है कि हमने Cinema 4D के अंदर जो हमने iClone के अंदर जो करैक्टर एनिमेट किया था उस करैक्टर को एक्सपोर्ट करेंगे एज अ FBX जो है वो एक समझने के फॉर्मेट है। जैसे हमारे वीडियो के अंदर फॉर्मेट्स होते हैं, AVI फॉर्मेट होता है, MP4 होता है, इसी तरह 3D के अंदर फॉर्मेट होते हैं। 3D के अंदर FBX होता है, OBJ होता है। इसके अलावा जो है वो इसके अलावा 2-3 फॉर्मेट और भी हैं यार, GLTF होता है। इसके अलावा फिर बाकी सॉफ्टवेयर्स के अपने सोर्स फाइल्स आ जाती होती हैं Cinema 4D की, ब्लेंडर की, इस तरह से। मतलब तो जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। एनिमेशन इतनी मुश्किल है नहीं जितनी लोगों ने बनाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त। और इसके इंटरेस्टिंग जो हैं वो पहलू हैं, बड़े इंटरेस्टिंग इसका एक प्रोसीजर है एनिमेशन करने का। अगर आप लोगों को सही से कोई मुखलिस तौर पे कोई सिंसियर हो के आपके साथ चलना चाहे, कोई आपको गाइड करना चाहे, कोई आपकी सही से रहनुमाई करे तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हैं। और लगते हाथों में आप लोगों को ये भी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूँ, और रिक्वेस्ट ये है कि यार उन लोगों को लाजमी फॉलो किया करें जो आप लोगों के दिल को अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये हमारे साथ बंदा मुखलिस है और हमें सही से गाइड कर रहा है, हमारी अच्छे से रहनुमाई कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपको ऐसे फालतू चीज़ें बताते रहेंगे, जो असल पॉइंट की चीज़ होगी वो हरगिज़ भी नहीं बताएंगे। लेकिन इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं और जिन चीज़ों पे मैं खुद काम कर रहा हूं इस टाइम। ठीक है, तो Cinema 4D के अंदर हम क्या काम करेंगे? हम बात ये कर रहे थे कि Cinema 4D का मकसद क्या है, हमारी इस वीडियो के अंदर Cinema 4D का क्या काम है। तो दोस्तों iClone के अंदर हम जो करैक्टर एनिमेट करेंगे उस करैक्टर को हम लेके जाएंगे Cinema 4D के अंदर और Cinema 4D के अंदर एक कस्टम इन्वायरमेंट बनाएंगे। वो इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, वो एक खाली रूम हो सकता है, वो एक लिविंग रूम हो सकता है, वो एक पार्क हो सकता है, वो एक स्ट्रीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो कि इन्वायरमेंट में आता है। और प्रॉप्स वगैरह उसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, प्रॉप्स का मतलब कि उसके अंदर गाड़ियाँ हो सकती हैं, उसके अंदर दरख्त वगैरह हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम प्रॉप्स बोलते होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। और अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो, कोई इस तरह का मसला फेस करना पड़ रहा हो, तो आप लोग मुझे खुल के बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अपना नंबर भी शेयर कर दूँ। आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं किया होगा कि कोई अपना कॉन्टैक्ट पर्सनल आपके साथ शेयर करे, ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे पास किसी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आप लोग उस प्रॉब्लम को
मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं टीम व्यूअर पे या किसी भी गूगल मीट पे आके आपके साथ आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी फेवर आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए यार आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे दूसरों के लिए भी रेकमेंड कर दीजिएगा, इसे लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग आपके अहबाब में से, आपकी महफिल में से कोई लोग सीखना चाहते हैं कुछ भी एनिमेशन से रिलेटेड, तो वो मेरे इस चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें, अब उसके बाद बारी आ जाती है एंड में फिल्मोरा की, ठीक है। फिल्मोरा जो कि मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया है। अब फिल्मोरा के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। अगर आपके पास कोई भी वीडियो एडिटर है, कोई छोटा मोटा, तो वो भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन आप लोग पहले ये समझ लें कि फिल्मोरा का काम क्या है या वीडियो एडिटर का काम क्या है। दोस्तों, सिनेमा 4D में आके हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी। इवन कि हम यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी लगा के अपनी एनिमेशन को रेंडर निकाल लेंगे, अपनी एनिमेशन का रेंडर निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के बाद हम यहाँ पर रेंडर तो हमने निकाल लिया, एक एनिमेशन कंप्लीट तो कर ली, लेकिन उस एनिमेशन की जो क्वालिटी होती है या उस एनिमेशन की जो नीड्स होती हैं, समझने के एक काम होता है जिसको हमने सोने पे सुहागा करना होता है। उसका मतलब ये होता है कि हमने अगर कोई भी चीज़ जनरेट की है तो उस पर हमने टिशन मिशन करनी होती है। टिशन मिशन का मतलब कि एक एनिमेशन है, उसमें वॉइस इफेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड पे म्यूज़िक होता है और उसके अलावा कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो चीज़ें जो हम हैं वो आके फिल्मोरा के अंदर कर सकते हैं, किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि अगर आप लोगों के पास कोई बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का कोई आपके पास जो है वो हाई स्पेसिफिकेशंस का आपके पास अगर कोई पीसी नहीं पड़ा हुआ, आप लोग वर्क स्टेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि कोई छोटा मोटा पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर आप रेंडर निकालना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। प्रॉब्लम्स कैसी हो सकती हैं? रेंडर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फाइल आपकी अगर थोड़ी सी हैवी हो गई तो फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो हैंग करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपने अपनी एनिमेशन को छोटे छोटे पैचेस में बना के फिर रेंडर निकालना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पहला एक सीन है, एक रूम का है, वो 5 सेकंड का हमारा सीन है, तो हमने पहले वो बना के अच्छे से उससे रेंडर निकाल लेना है। रेंडर निकालने के बाद फिर हमने एक नया सीन बनाना है, उस सीन के अंदर हमने कैरेक्टर को मर्ज करना है और फिर उसके बाद उससे रेंडर निकालना है, उसका रेंडर निकालना है। इस तरह से हम छोटे छोटे पैचेस बना के 5 सेकंड के, 10 सेकंड के, 15 सेकंड के, हम उन पैचेस को कंप्लीट करके रेंडर निकाल के फिर उसके बाद उन पैचेस को आके मर्ज कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा कर सकते हैं किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर। सही है, आप लोगों को समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो हमारा ये था वर्क का फ्लो। तो चलें अब हम बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं कि हमने काम कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को एक रेफरेंस पिक्चर चाहिए। अब हम कैरेक्टर डिज़ाइन करने लगे हैं, एक 3D रियलिस्टिक कैरेक्टर डिज़ाइन करने लगे हैं। तो इस 3D रियलिस्टिक कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पिक्चर चाहिए। तो हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर जाके सर्च करते हैं फ्रंट पोज फेस पिक, फ्रंट पोज फेस पिक। अब यहाँ पर हम इमेजेस के ऊपर जाते हैं। इमेजेस के ऊपर जाने के बाद हम टूल्स पे जाते हैं और यहाँ पर हम साइज़ को करते हैं लार्ज। अब हमारे पास जितनी भी पिक्स आएंगी वो हाई क्वालिटी के अंदर आएंगी। अब यहाँ पर हम लोग कोई ऐसी पिक्चर लेते हैं। ये पिक्चर जो है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, ये क्वालिटी में भी बहुत अच्छी है और आई थिंक बल्कि इसको रहने देते हैं, कोई और देखते हैं। अब हम करने जा रहे हैं एक मेल कैरेक्टर को डिज़ाइन। मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करने का जो मेथड है वो सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन जो बेस कैरेक्टर डिज़ाइन करना है हमने, जो फेस जनरेट करना है रेफरेंस पिक्चर से, उसका मेथड सेम है मेल और फीमेल दोनों के लिए। और आप लोगों को कोशिश किया कीजिए कि जो भी आप रेफरेंस पिक्चर क्लाइंट से मंगवाएं वो हाई क्वालिटी के अंदर होनी चाहिए और वो उस पिक्चर पे किसी किस्म की एक्सप्रेशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोग ये एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर ये लड़की मुस्कुरा रही है,
इसके अंदर एक्सप्रेशंस हैं, मतलब अब ये एक्सप्रेशंस हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये एक पिक्चर है, इसके अंदर भी एक्सप्रेशंस हैं, हमें ये भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर एक पिक्चर आएगी और उस पिक्चर के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपको एक्सप्रेशंस नहीं मिलेंगे। देखते हैं कोई हमें अगर मिल जाती है अच्छी सी पिक्चर। दोस्तों ये देखें, ये एक पिक्चर है, इसके अंदर एक्सप्रेशंस नहीं है, लेकिन ये एक फीमेल कैरेक्टर की है। हमें चाहिए मेल, हमने फ़िलहाल जो है वो एक मेल कैरेक्टर जनरेट करना है। तो मेल कैरेक्टर की हम देखते हैं, यार ये बहुत ही अच्छी है, इससे जनरेट करते हैं। एक्सप्रेशंस भी नहीं है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो चलें इसे हम कर लेते हैं सेव। शुक्र है जेपीजी ही है। और यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाते हैं प्रैक्टिस के नेम से। दोस्तों आप लोगों को एक टिप देना चाहता हूँ, और वो टिप ये है, बल्कि टिप क्या है यार, एक चीज़ जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप लोगों ने जब भी काम करना है ना, किसी भी क्लाइंट का या अपना काम करना चाहते हैं, यूट्यूब के लिए आप कोई एनिमेशन बनाना चाहते हैं, तो आप लोग वो जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले उसका फोल्डर लाजमी बनाएं, अलग से एक फ़ोल्डर बनाएं और उस फोल्डर के अंदर फिर सब फोल्डर्स बनाएं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया प्रैक्टिस के नेम का, उसके बाद फिर अंदर मैं सब फोल्डर्स बना रहा हूँ। मतलब कि सबसे पहले मुझे फ़ोल्डर बनाना है रेफरेंस या फिर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे एक और फोल्डर बनाना है यहाँ पर डाउनलोड के नेम से, ठीक है, कि मतलब कोई भी चीज़ मैंने डाउनलोड की है तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। उसके बाद मुझे एक और फोल्डर बनाना है 3D एसेट्स के नेम से। उसके बाद फिर हमें एक और फोल्डर बनाना है टेक्सचर्स के नेम से। उसके बाद हमें एक और फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर का नेम रहेगा रेंडर, ठीक है। अब आगे चल के अगर हम किसी और फोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो उस टाइम बना लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के ख्याल में इस पिक्चर को कहाँ पे रखना चाहिए, रेफरेंस में या फिर डाउनलोड के अंदर? रेफरेंस या डाउनलोड दोनों में रख सकते हैं हम। चलो रेफरेंस में रख लेते हैं इसको। डाउनलोड को हम इस्तेमाल कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कोई बैकग्राउंड या टेक्सचर्स डाउनलोड करने हैं, कोई इस तरह की चीज़ डाउनलोड करनी है तो उसे हम रख सकते हैं। और 3D एसेट्स को, 3D एसेट्स के लिए जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे बनाया था यार फोल्डर। अब हम जाते हैं क्रेजिटिव 8 पे, इसे हम करते हैं ओपन। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि हमारा जो चौकीदार है वो ज़रा सीटियाँ वगैरह मार रहा है, क्योंकि उसने साफ ज़रा की तनख्वाह लेनी है और उसने ये काम तो करना है। तो आपको बैकग्राउंड पे आवाज़ आ रही होगी थोड़ी, तो उसके लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, वो जो रेफरेंस पिक्चर हमने डाउनलोड की थी ना, उसे हमने यहाँ पर लेके आना है। तो ये है जनाबे वाला इस सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस, और यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने रेफरेंस पिक्चर की मदद से कैरेक्टर का 3D में फेस जनरेट करना है। तो वो जनरेट करने के लिए क्या करेंगे कि इस वाले, ये जो आपको बंदे का निशान यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, इसे हमने क्रिएट करना है, इस पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू एक्टर, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे 3D पे, 2D पे नहीं, हमने जाना 3D पे, ठीक है, 3D। अब आपको यहाँ पर दो आपको पोर्शंस मिल रहे हैं, एक है सबसे पहले फ्रंट और दूसरा है साइड। अगर आप लोगों के पास फ्रंट और साइड दोनों पोजेस हैं तो दोनों सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर आपके पास सिर्फ फ्रंट है तो आप लोगों ने सिर्फ फ्रंट करना है। तो चूंकि हमारे पास फ्रंट है तो हम फ्रंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, डेस्कटॉप पे आ गए और यहाँ पर हम आ गए प्रैक्टिस पे, और ये रेफरेंस के अंदर ये पिक्चर हम कर लेते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमने करना है नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको मार्क फीचर पॉइंट्स के नीचे आपको ये सारा कुछ खुद ब खुद सॉफ्टवेयर बताता जाएगा कि आपने आगे क्या करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जहाँ पर उसने खुद सॉफ्टवेयर ने मार्क किया हुआ है, बताया हुआ है इसने कि यहाँ पर मार्क करना है, हम भी यही करते हैं। ये हमारी राइट आई यहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ पर। अब हम आगे लेफ़्ट पे, यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद हम नोज़ की टिप के ऊपर आ गए, ठीक है। और उसके बाद हम लिप्स के ऊपर आ गए यहाँ और ये।
उसके बाद फिर हम आगे ईयर्स के पास, और ये हम फिर आगे थोड़ी पे और चिन, और उसके बाद हम फिर यहाँ पर आ गए। और अब जो है हेड, ये आपने फुल टॉप पे रखना है इसे, ठीक है। जब आप लोग मेक श्योर कर लें कि ये सारे फीचर्स आपने मार्क कर दिए हैं तो आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि उसने फेस जनरेट कर दिया 3D के अंदर, और ये अभी जो है वो सिमिलर नहीं है काफ़ी हद तक, मतलब कि जैसी रेफरेंस पिक्चर थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उसको हमने करना है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने इनको सेट करना है। ये जो आपने पॉइंट्स मार्क किए थे, अब आपको मुकम्मल इनका जो है वो इख्तियार मिल गया। अब इनको आपने सेट करना है। ये जो आई वाला आपको आई वाला मार्कर मिल रहा है ना, इस मार्कर को आपने अंदर अंदर रखना है। स्किन, जो आई की स्किन है ना बाहर वाली, उसके अंदर ही आपने इसको रखना है। आपने सिर्फ और सिर्फ जिस एरिया को आपने कवर करना है वो है सिर्फ और सिर्फ आई बॉल वाला एरिया, ठीक है। आई बॉल और अंदर जो हमारी आई है उस वाला एरिया, बाहर स्किन को आपने कवर नहीं करना। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसे आप लोग कर दें थोड़ा नीचे और यहाँ से स्ट्रेट इसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद लेफ़्ट आई पे आ गए। लेफ़्ट आई पे भी हमने सेम वैसे ही करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाला एरिया जो है वही कवर करना है, सारा नहीं करना। और ये हाँ, अलबत्ता आप लोग कार्टून कैरेक्टर अगर डिज़ाइन करें तो फिर आप लोगों ने आइज़ का जो एरिया है उसको बड़ा रखना है, क्योंकि कार्टून कैरेक्टर्स की आइज़ जो होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। लेकिन जो रियलिस्टिक होता है, रियलिस्टिक आपने रियलिस्टिक के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी रेफरेंस पिक्चर है 100% वैसे ही रखना है। अब आते हैं नोज़ पे। तो नोज़ पे आपने एक तो ये एरिया आपने अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है। तो अभी फ़िलहाल जब हम मेक श्योर कर लें कि हमारा जो नोज़ है कैरेक्टर का वो ओके हो गया है, तो अब हम आ जाते हैं माउथ पे। माउथ की जो सेंटर वाली लाइन है ना, उसका आपको सेंटर में रखना है बिल्कुल, बाकी ओके है। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं फेस पे। अब फेस को आप लोगों ने बिल्कुल जैसे कैरेक्टर का फेस है वैसे ही आप लोगों ने इसे भी करना है। कोशिश करें कि दोनों साइड से बराबर हो। अच्छा, अब इसे करते हैं हम अप्लाई। तो देख सकते हैं आप लोग कि हमारा जो कैरेक्टर है ना, उसका कैरेक्टर का जो फेस है, हेड जो है वो जनरेट हो चुका है। अच्छा, अब इस कैरेक्टर के हेड को लेके जाना है हमने कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर हमने फेस को तो 3D के अंदर जनरेट कर लिया। अब फेस को 3D के अंदर जनरेट करने के बाद लेके जाएंगे हम कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। आप लोग पहली बार देख रहे हैं इसलिए आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, इस पर खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को। तो अब लोगों ने क्या करना है, कि आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट RL हेड। ये आगे उसकी शॉर्टकट भी आ रही हुई है, Ctrl+Shift+H, लेकिन आप इस पर क्लिक करें, एक्सपोर्ट RL हेड। इन दोनों में से कोई एक भी कर लें, जो टेक्सचर्स आपको अच्छे लग रहे हैं वो कर लें। मुझे लेफ्ट आई के टेक्सचर थोड़े रियलिस्टिक लग रहे हैं। अब इसको सेव करने का जो एक वो है, जो टाइम पीरियड है, वो आपके पीसी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। चलें, यहाँ तक आपका इस सॉफ्टवेयर में काम ख़त्म हो गया। अब इसे हम करते हैं क्लोज, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने कैरेक्टर क्रिएटर को ओपन करना है। कैरेक्टर क्रिएटर 3.2,
कैरेक्टर क्रिएटर के ओपन होने का जो टाइम पीरियड है वो भी आप लोगों के पीसी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लैपटॉप में थोड़ा टाइम लगता है, लैपटॉप चाहे अच्छे वाला भी हो, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग एनिमेशन के लिए लैपटॉप इस्तेमाल ना करें, लैपटॉप का यूज़ ना करें। आप लोग कोई अच्छा पीसी बनाएं, और पीसी से ज़्यादा बेहतर है आप लोग वर्क स्टेशन बनवाएँ। आप लोग एनिमेशन के लिए वर्क स्टेशन बनवाएँ, क्योंकि एनिमेशन में रेंडर का जो मसला होता है वो वर्क स्टेशन के साथ नहीं होता। ओके, तो ये हमारा करैक्टर क्रिएटर है। इस करैक्टर क्रिएटर के अंदर हमने मुकम्मल एक करैक्टर डिज़ाइन करना है। आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा यही करैक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये गर्ल का करैक्टर। अगर आपका क्लाइंट आपके पास आता है और वो ये कहता है कि यार मेरी एनिमेशन के लिए आप कोई भी गर्ल इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो आप लोग इसी गर्ल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप टेक्सचर चेंज कर लें, इसके फेस के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग्स कर लें। वो चेंजिंग्स कैसे होंगी उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ़िलहाल हमें लेके आना है अपना मेल करैक्टर का जो हमने हेड जनरेट किया था वो लेके आना है। उस मेल करैक्टर के हेड को, हमारे पास वो करैक्टर का हेड जो है वो एक बेस करैक्टर, उस मेल करैक्टर के हेड को यहाँ पर लेके आने के लिए जनाबे वाला हमें यहाँ पर बेस मेल करैक्टर चाहिए, बेस मेल करैक्टर चाहिए, ठीक है। वो बेस मेल करैक्टर हमारे पास कहाँ पर है? अब मेरे पास कुछ एसिड्स पड़े हुए हैं आईक्लोन के, और वो एसिड्स आपको फ्री में मिल जाएंगे वहीं पर जहाँ से आप करैक्टर क्रिएटर को इंस्टॉल करेंगे, जहाँ से आप लोग करैक्टर क्रिएटर को डाउनलोड करेंगे वहीं पर आपको करैक्टर क्रिएटर सोर्स पैक भी मिल जाएगी। चलें, करैक्टर क्रिएटर की जो सोर्स पैक है, जो सोर्स फाइल है, वो भी मैं आप लोगों को अलग से दे देता हूँ, ठीक है। या फिर मैं आप लोगों को ये वाला करैक्टर अपलोड करके इसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी जो मैं करने लगा हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ये यहाँ पर पड़ा हुआ है CC1 बेस करैक्टर, ठीक है। मेल भी है और फीमेल भी है इसके अंदर, तो बेस मेल हमें चाहिए। मैं ये पूरा फोल्डर ही अपलोड करके उसका लिंक आप लोगों को दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपने इससे करना है ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर। अब जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो उसके बाद यहाँ पर इसने हमसे पूछा सॉफ्टवेयर ने, लोड अवतार और रिप्लेस कॉस्ट्यूम ओनली। तो हम यहाँ पर अगर हमने सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट्यूम रिप्लेस करना होगा तो कॉस्ट्यूम पे करेंगे, अगर हमने लोड अवतार, मुकम्मल अवतार ही हमने जो है वो लोड करना है तो वो हम इस पे करेंगे। हमने कर दिया क्लिक लोड अवतार के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास मुकम्मल मेल करैक्टर आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने ये करने के बाद सबसे पहले जाना है फाइल के ऊपर। फाइल के ऊपर जाने के बाद सेव प्रोजेक्ट एज पे जाना है, और आपने जो डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर बनाया था प्रैक्टिस के नेम का, और यहाँ पर हमने एक फोल्डर बनाना है सेव के नेम से, सेव। और यहाँ पर हम बनाते हैं एक सब फोल्डर करैक्टर क्रिएटर के नेम से CC3, ठीक है। CC3 का मतलब करैक्टर क्रिएटर 3, और यहाँ पर इसे हम कर देते हैं सेव। याद रहे कि ये जो करैक्टर हम यहाँ पर लेके आए हैं बेस करैक्टर, ये है CC1 बेस करैक्टर, ठीक है। ये CC1 बेस करैक्टर है, जबकि हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये वाला, इस सॉफ्टवेयर का वर्जन है CC3, ठीक है। तो अभी जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट लड़की का करैक्टर यहाँ पर देखने को मिला था वो लड़की का करैक्टर CC3 बेस करैक्टर था, और ये है CC1 बेस करैक्टर। अपने दिमाग को यहाँ पर ज़्यादा थकावट थकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि हमने जो RL हेड जनरेट किया था, हमने जो RL हेड एक्सपोर्ट किया था क्रेजी टॉक 8 से, अभी करैक्टर क्रिएटर वाले स्टेप से पहले हमने क्रेजी टॉक 8 के ऊपर काम किया था, और क्रेजी टॉक 8 के ऊपर हमने RL हेड जो है वो रेफरेंस पिक्चर की मदद से RL हेड एक्सपोर्ट किया था जनरेट करने के बाद। उस RL हेड को यहाँ पर लेके आने के लिए हमें CC1 बेस करैक्टर चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मेरे पास दोनों पड़े हुए हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा है फोल्डर के अंदर, ठीक है। अगर आपका करैक्टर फीमेल है तो आप लोगों ने उस फीमेल करैक्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर। उसके बाद फिर RL हेड जो कि हमने क्रेजी टॉक 8 से जनरेट किया था उसे यहाँ पर लाके आप लोगों ने
रिप्लेस कर देना है, उसको प्लेस कर देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसा कि अभी आप लोगों को मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। RL हेड डिफ़ॉल्ट के नेम से सेव किया था, इसे हम करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप इस कैरेक्टर के ऊपर, ये CC1 बेस कैरेक्टर के ऊपर, और ये हमने यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करनी, ओके कर देंगे। थोड़ा वेट करेंगे, पीसी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है इस कैरेक्टर का रिप्लेस होना, इस हेड का इसके साथ CC1 बेस कैरेक्टर के साथ मर्ज होना। देखें ये कैरेक्टर हमारे पास आ गया जो हमने जनरेट किया था यहाँ पर। अब थोड़ा मसला ये है कि इस कैरेक्टर का जो हेड है ना वो बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसकी सेटिंग यहाँ पर करनी है हमने। सेटिंग कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर ये टूल मिल जाएगा वर्ल्ड मूव का, इसको बोलते हैं वर्ल्ड मूव। तो इस टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। और साथ ही आपको मिल जाएगा जूम का, इसको क्लिक करने के बाद आप अपने लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके माउस को ऊपर की तरफ हरकत देंगे तो ये जूम हो जाएगा, और नीचे की तरफ हरकत देंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, कैसे? माउस के पहले आपने इन दोनों में से किसी भी को भी सिलेक्ट कर लेना है। यहां पर एक और भी है यार, रोटेट का है, ये है, ये रोटेट का है। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी एक के ऊपर भी क्लिक करने के बाद अगर आप जूम करना चाहते हैं तो जूम को सेलेक्ट करें, पहले इस वाले टूल को सिलेक्ट करें, उसके बाद फिर अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करें और ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये जूम होगा, जूम इन होगा, और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। और इसी तरह से ये वर्ल्ड मूव का भी है। वर्ल्ड मूव को भी सिलेक्ट करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करें और उसके बाद जहां पर आप इसको करना चाहते हैं जैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जनाब हम सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि इसकी हेड की जो है ना वो सेटिंग करते हैं। थोड़ी बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, ये जैसे बच्चे ताज़ा पैदा होते हैं और उनका सर बाज का बड़ा लंबा होता है। मेरा खुद बड़ा लंबा था यार जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम, तो दबा के अम्मी ने सेट किया था, और ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है। तो ये आप लोग यहाँ पर जाएं मॉर्फ्स के ऊपर। मॉर्फ्स के ऊपर जाने के बाद पहले तो इसकी थोड़ी सेटिंग कर लें, इसे ड्रैग कर लें इस तरफ थोड़ा ना, ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो, हमें टूल्स ठीक से नज़र आ जाएं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसको करते हैं, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसे थोड़ा इधर कर देते हैं। इतना कर लेना है कि आपको ये बॉडी पार्ट्स कैरेक्टर के यहाँ पर आपके सामने आ जाएं। बॉडी पार्ट्स के जो नेम है यहाँ पर ठीक से आपको आपके लिए रीडेबल हो जाएं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास सिलेक्ट वाला है ना एरो का, दरअसल ये सिलेक्शन टूल है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन टूल। इस पर क्लिक करना है और हमने करना है इस वाले हिस्से को। ये जैसे जैसे मैं जहाँ पर घुमा रहा हूँ ना वहाँ पर वो बॉडी पार्ट सिलेक्ट हो रहे हैं। इन बॉडी पार्ट्स को आप यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये निपल्स वाला जो एरिया है इसे सिलेक्ट किया और उसके बाद इसे माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करने के बाद पीछे की तरफ ड्रैग किया तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, और आगे की तरफ ड्रैग किया तो ये छोटा हो गया, इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से नोज़ का भी है, इसका भी है। इसे आप ओवरऑल हेड, ये जो है ना हमारा ओवरऑल हेड छोटा या बड़ा हो रहा है तो आप सिर्फ इसे करना चाहते हैं। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो आप लोग इसे क्लिक करें, इस वाले एरिया को, और ये देखें स्कल यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, स्कल। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिक स्कल सेलेक्ट हो गया। अगर आपको यहाँ पर बॉडी पार्ट्स नहीं मिल रहे, आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो आप सिलेक्शन टूल के ऊपर जाएं और कहीं पर भी आप क्लिक करें जो पार्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करें और वो यहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाएगा। हम करना चाहते हैं स्कल को, तो हम ये स्कल यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब स्कल की जो डेप्थ है, अब हम कैरेक्टर को ज़रा क्या करते हैं, रोटेट करके थोड़ा देखते हैं दोस्तों। रोटेट करके देखें तो ही हमें समझ आएगी अच्छे से। अब स्कल की जो हाइट है ना, उस हाइट को हमने छोटा करना है।
अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मैं टिप देता हूँ, वो ये है कि स्कल की जो हाइट है यहाँ तक तो एंड हो गई है, -30 तक जा रही है ये, और उसके बाद ये 100 तक जा रही है सिर्फ, ठीक है। और इसके बाद भी अगर -30 के बाद भी अगर हमने इसको छोटा करना है तो वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि -30 करने के बाद हम कर देंगे बेक करने के बाद वो फिर वहीं पे चली जाएगी। मतलब यहां पर तो चेंज हो गई, यहां पर उसका असर हो गया जो हमने पहले किया था। उसके बाद यहां पर हमें मजीद समझ लें कि हम इसको छोटा कर सकते हैं। समझ आ गई होगी आप लोगों को, उम्मीद है। और यहाँ पर हम इसको रोटेट करके देख लेते हैं। अब काफ़ी हद तक ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं ज़रा इसके फेस की सेटिंग। इसका जो नोज़ है ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है तन्नी का, और नोज़ की जो डेप्थ है ना, इसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। नोज़ का जो बम्प है, बम्प ये वाला एरिया होता है, ठीक है, उसे हम थोड़ा छोटा करते हैं। नोज़ का जो ब्रिज है, ब्रिज ये वाला ऊपर वाला एरिया होता है, ये जो ब्रिज है, ब्रिज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब नोज़ की जो विड्थ है ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। अब देख रहे हैं ये फेस के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक सेट हो चुका है इसका जो नोज़ है। अब बाकी अगर सेटिंग भी करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये मॉफ्स के अंदर ही आपको सारे मिल जाएंगे बॉडी पार्ट्स। उन बॉडी पार्ट्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पर बड़ा या छोटा करें अपने कैरेक्टर की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसकी आइज़ के जो टेक्सचर्स है ना यार, वो बड़े अजीब से लग रहे हैं, मतलब कि रियलिस्टिक नहीं लग रहे। तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पर हमारे पास टेक्सचर्स भी बड़े हुए हैं, तो हम जाते हैं अपने एसेट्स के अंदर और उसी फोल्डर के अंदर जाते हैं कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर। ये दरअसल मैंने पूरी सोर्स फाइल डाउनलोड की थी, ये पूरा सोर्स पैक है, देख रहे हैं, रियलियन कैरेक्टर क्रिएटर 3.2 सोर्स पैक। तो आप लोगों को ये भी मिल जाएगा, रिसोर्स पैक भी आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको दे देता हूं। अच्छा, अब यहां पर हम जाते हैं कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर, यहाँ पर आइस के अंदर जाते हैं और ये सारे टेक्स्ट्स पड़े हुए हैं। अच्छा दोस्तों, एक और काम जो हम लोग करना भूल गए हैं वो ये है कि ये हमने अभी तक हमारा जो कैरेक्टर है वो CC1 बेस कैरेक्टर ही है। हम इसके टेक्सचर्स को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं इसको कैरेक्टर क्रिएटर 3 के अंदर कन्वर्ट करने के बाद। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक करें, कैरेक्टर को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट CC1 टू CC3 बेस कैरेक्टर, ओके कर दें। अब ये जो कैरेक्टर है ना हमारा, जो CC1 बेस कैरेक्टर था, अब ये CC3 बेस कैरेक्टर के अंदर जनाब कन्वर्ट हो चुका है। अब ये स्टैंडर्ड कैरेक्टर कहलाएगा। ये देखें, ये यहाँ पर लिखा आ गया CC स्टैंडर्ड, ठीक है। ये अब स्टैंडर्ड कैरेक्टर है, एक मयारी कैरेक्टर है। इसके टेक्सचर्स थोड़े से मजीद इंप्रूव हो जाएंगे। ये टेक्सचर्स बेक हो रहे हैं। मैं वीडियो को कहीं से भी कट नहीं कर रहा, मतलब कि ये जो टाइम आपके सामने चल रहा है वही टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। आप लोगों ने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप लोगों ने कहीं से एक छोटा सा पार्ट भी स्किप किया ना तो सारे का सारा काम गड़बड़ हो सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए नहीं बोल रहा कि जैसे यूट्यूबर्स कहते होते हैं यार वीडियो को मुकम्मल देखें तो कहीं से स्किप मत कीजिएगा। मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ कि कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो का एक एक जो स्टेप है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये CC1 टू CC3 बेस के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब हम जाते हैं आइस के अंदर। ये आइस के टेक्सचर्स यहाँ पर पिक करते, कोई भी करते हैं हम, और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं उस पर। ये देखें, ये अब काफ़ी हद तक रियलिस्टिक हो गए हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये जो आई बॉल है, इस वाली आई की, ये जो हमारे पास ये राइट आई है, इसका आई बॉल जो है थोड़ा बड़ा है।
तो इससे हम छोटा करते हैं। दोबारा मॉर्फ्स के ऊपर जाते हैं। मॉर्फ्स के ऊपर जाने के बाद हम जाते हैं आइज़ के ऊपर। अब थोड़ा नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पर हमें आई बॉल इनलार्ज राइट मिल जाएगा। ठीक है, राइट, और इससे हम थोड़ा कर देते हैं छोटा। ये छोटा हो गया। अब आपको ये आई बड़ी लग रही होगी, ये छोटी लग रही होगी, तो ये जो हमने हेड जनरेट किया था वहीं पे ये काम हुआ है। वहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि दोनों आइज़ का जो आपने वो जो मार्कर आपको नज़र आ रहे थे ब्लू वाले, उन मार्कर्स को आप लोगों ने बराबर सेलेक्ट करना है। दोनों के मतलब कि बराबर उनका एरिया सेलेक्ट हो। अच्छा, अब यहाँ तक तो ओके है सब। अब क्या करना है? अब ये करना है कि हमने इसे कपड़े पहनाने हैं और हेयर्स पहनाने हैं। तो यही जो हमारे पास सोर्स पैक है, यहीं पर हमें जनाब हेयर्स भी मिल जाएंगे। ये हेयर्स हम इसको लगा देते हैं। ये लग गए। अब यार इन्हें थोड़ा छोटा, सॉरी, नीचे करना है, नीचे करना है। और नीचे करने के बाद दरअसल मैं ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये जो माथा है ये इसका, ये इसको कवर करना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा गंजापन लग रहा है इसका, चूँकि मेरे ख़ुद बाल काफ़ी हद तक उतर चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं जो करैक्टर जनरेट करूँ वो भी थोड़ा गंजा ही हो। तो इसको हम थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इससे हम करते हैं थोड़ा सा आगे और फिर थोड़ा नीचे, और यहाँ से इसकी साइडें थोड़ी वो हो रही हैं, खाली हो रही हैं, तो इनको इधर से हम स्केल कर देते हैं। ठीक है यार, ये बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग एनिमेशन सीखें अच्छे से और पैसे कमाएं। बस एनिमेशन के यार समझने के बहुत ही आपको ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है फाइवर के ऊपर। बड़े अच्छे आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे कपड़े पहनाते हैं। कपड़े भी हमारे पास पड़े हुए हैं। क्लॉथ पे गए, सॉरी स्कर्ट्स नहीं, हम जाते हैं शर्ट्स पे। पंक शर्ट, ये हम इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। मतलब कि कैरेक्टर को जनरेट करने के बाद फिर ड्रैग एंड ड्रॉप का ही काम है। इसी तरह से एनिमेशन भी है। आईक्लोन के अंदर एनिमेशन के प्रीसेट्स भी हैं। अब हम जाते हैं पैंट्स पे, हम जीन्स सेलेक्ट करते हैं और इसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ये हो गया। अच्छा, अब बारी आ जाती है शूज़ की। तो हम बूट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से। दोस्तों, मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये बता दूंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास ये वाले कपड़े नहीं भी पड़े हुए, अगर आपने अपने ज़ाती कपड़े किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर 3D में बनाए हैं और वो इसे पहनाना चाहते हैं, या फिर आपने टर्बो स्क्वाड या CG ट्रेडर्स या फिर स्केच फैब से आपने फ्री वाले कपड़े डाउनलोड किए हैं, शर्ट्स डाउनलोड किए हैं, तो वो कैसे पहनाएंगे उसका मुकम्मल एक उसकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और उसके लिए भी हमें वर्जन सेम ही चाहिए होगा, यही वाला वर्जन कैरेक्टर क्रिएटर का। ठीक है ना। और ये दरअसल पाइपलाइन वर्जन है। पाइपलाइन वर्जन का मतलब इसमें हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर्स के लिए, और इसमें हम मॉर्फ्स को जो है वो कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं कैरेक्टर की बॉडी के साथ। तो यहाँ तक तो हो गया, हमारा कैरेक्टर मुकम्मल हो चुका है। हम इसको सेव मारते हैं और रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ था, उसी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो अब ये कैरेक्टर हमारा
बन गया है, इसकी रिगिंग भी ऑटोमेटिक हो गई है। कैरेक्टर क्रिएटर के अंदर दोस्तों कैरेक्टर डिज़ाइन करने का ये फ़ायदा होता है कि इसकी रिगिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अच्छा, लगते हाथों आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं कि यार अगर आप लोग इसी कैरेक्टर को कार्टूनी बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। अब कार्टूनी बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। कार्टूनी कैरेक्टर्स में आपको पता होगा कि कैरेक्टर का जो फेस होता है ना, वो थोड़ा उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं, मतलब कि नोज़ बड़ी हो गई, आइज़ छोटी छोटी हो गई, या आइज़ बड़ी हो गई, नोज़ छोटी हो गई, या लिप्स अजीब से हो गए। इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते होते हैं कार्टूनी कैरेक्टर्स। तो आप लोगों ने सिलेक्शन वाले टूल पे जाना है, नोज़ को सिलेक्ट करना है और इससे नीचे की तरफ खींच के बड़ा कर देना है, और साइड से भी आप लोगों ने थोड़ा बड़ा कर दिया। अब इसको हम शेप दे रहे हैं कार्टूनी। लिप्स को पकड़ के थोड़ा छोटा कर दिया। अच्छा जी, अब आईज पे जाते हैं। आईज और यहाँ पर जो है ना आई साइज, इसे हम करते हैं बड़ा, क्योंकि जो कार्टूनी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आईज बड़ी बड़ी होती हैं। और उसके बाद आई एंगल, इसके एंगल को थोड़ा घुमाते हैं, बेक किया, और उसके बाद थोड़ा मज़ीद ये आपको थोड़ा कार्टूनी कैरेक्टर लगने लग गया यार, ये कार्टूनी कैरेक्टर लगने लग गया है बिल्कुल। इसी तरह से आप मज़ीद मेहनत करके अपने कैरेक्टर को मज़ीद कार्टूनी बना सकते हैं। अब ये कार्टूनी कैरेक्टर हो गया, मतलब रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक मतलब जैसे ह्यूमन फेस होता है बिल्कुल वैसे ही उसके ऑर्गन्स होने चाहिए, वैसे उसका फेस का जो है मुकम्मल एक स्ट्रक्चर है वो वैसे ही होना चाहिए। लेकिन जो कार्टूनी कैरेक्टर होता है वो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। समझ तो आप लोगों को आ ही गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कैरेक्टर को एक बार फिर से सेव मारते हैं। सेव करने के बाद हम लोग ना अब जो स्टेप करने लगा हूँ ज़रा ध्यान से देखिएगा। फाइल पे जाना है। अब मैं करने क्या लगा हूँ भला? अब मैं ये करने लगा हूँ कि इस कैरेक्टर को जो हमने अभी जनरेट किया है, यहाँ पर बनाया है, इस कैरेक्टर को आई क्लोन के अंदर लेके जाना है और वहाँ पर इसकी एनिमेशन करनी है। क्योंकि कैरेक्टर क्रिएटर में एनिमेशन नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स डिज़ाइन होते हैं। अब हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट पे क्लिक और हम करते हैं अवतार। फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद एक्सपोर्ट पे जाना है और फिर करना है अवतार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग टेक्सचर जो हैं वो हाई टेक्सचर कर सकते हैं, लो क्वालिटी में कर सकते हैं अपने पीसी की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। अब जाते हैं एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, जो हमारा जो प्रैक्टिस के नेम से फोल्डर था उसके अंदर। और यहाँ पर हम कहाँ पे रखें इस कैरेक्टर को? यहाँ पर हम रख देते हैं चलें अवतार, हमने बाहर ही रख दिया इसको, सब फोल्डर नहीं बनाया, बाहर रख दिया, क्योंकि हमारा एक ही कैरेक्टर है। ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो सब फोल्डर बना लेंगे, RL हेड के अवतार के नेम से सब फोल्डर बना के उसके अंदर सारे अवतार 1 बाय 1 बना के सेव करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उनको हम आईक्लोन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और हमारा कैरेक्टर आईक्लोन के अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लें। चलें, ये हो गया कंप्लीट। अब इसे करते हैं क्लोज। अब कैरेक्टर क्रिएटर का काम नहीं है। क्लोज करने के बाद जनाबे वाला हम करते हैं आईक्लोन का ओपन। लें जी, हमारा आईक्लोन ओपन हो चुका है यहाँ पर। अब वो जो हमने कैरेक्टर एक्सपोर्ट किया है, अवतार एक्सपोर्ट किया है, उस अवतार को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आईक्लोन के अंदर, ठीक है। सिंपल है यार, बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। अब देखें,
वो जो कैरेक्टर हमने बनाया था वो कैरेक्टर यहाँ पर आ चुका है, iClone के अंदर वो कैरेक्टर आ चुका है। दोस्तों iClone के अंदर हम यहाँ पर इन्वायरमेंट भी लेके आ सकते हैं उसका इशू नहीं है, लेकिन चूँकि iClone के अंदर हमें बिल्ड इन कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो कि जैसा कि एनिमेशन के प्रीसेट्स होते हैं और कुछ कपड़े वगैरह, ये वो चीज़ें हमें iClone के अंदर ही मिल जाती हैं, इसलिए iClone थोड़ा हैवी है। तो यहाँ पर हमें एनिमेशन करने में थोड़ा मसला हो सकता है, मतलब कि इन्वायरमेंट को अगर लेके आते हैं तो फाइल मज़ीद हैवी हो जाएगी और फिर एनिमेशन में मसला होगा। तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैरेक्टर को हम सिर्फ और सिर्फ एनिमेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारा कैरेक्टर यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर हम जाएंगे और हम जाते हैं मोशन पपेट के ऊपर, ठीक है। अब दो तरह से एनिमेशन होगी, एक तो जो एनिमेशन का ऑलरेडी प्रीसेट बना हुआ है उसी प्रीसेट को अप्लाई कर देंगे और एनिमेट करने लग जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी हैं कि हमें इन प्रीसेट्स में से वो एनिमेशन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एनिमेशन नहीं मिलती, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम अपनी कस्टम तरीके से एनिमेशन करेंगे। वो कस्टम तरीके से एनिमेशन कैसे होगी, वो एडिट मोशन लेयर पे जाएं। एडिट मोशन लेयर के ऊपर जाने के बाद आप लोग बॉडी पार्ट्स को सिलेक्ट करें, या आपने बॉडी पार्ट सेलेक्ट कर लिया, हमने बॉडी पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पर टाइमलाइन को देखना है। अब जो भी बॉडी पार्ट हमने सेलेक्ट किया है उसको मूव करना है, अगर एनिमेट करना है तो हमने उस टाइमलाइन के हिसाब से करना है, ठीक है, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर का हाथ है ना, ये वाला, ये नीचे आए, इसकी जो मुकम्मल आर्म है वो नीचे आए। तो अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा स्लो आए तो हम यहाँ पर टाइमलाइन को बढ़ा देंगे, ज़्यादा कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा फास्ट आए तो हम टाइमलाइन को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। तो ये टाइमलाइन अगर 0 पे होगी तो 0 पे होने के बाद अगर हम इस कैरेक्टर के इस बॉडी पार्ट को ऊपर नीचे करेंगे तो फिर ये एनिमेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, अगर टाइमलाइन को हम यहाँ पर आगे करके उसके बाद फिर हम इसको एनिमेट करेंगे, इसको हरकत देंगे, तो वो फिर उसको एनिमेशन में आ जाएगी। ये देखिए ज़रा, ये देखें, हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले ये किया था कि टाइमलाइन को हमने 2 सेकंड पे रख दिया। 2 सेकंड पे रखने के बाद, टाइमलाइन को 2 सेकंड पे रखने के बाद हमने इस बॉडी पार्ट को जो है ना, टाइमलाइन को 2 सेकंड पे रखने के बाद इस बॉडी पार्ट को हमने सेलेक्ट करके नीचे किया और वो जो हमने इसको बॉडी पार्ट को नीचे किया है, इसकी जो हमने इसको हरकत दी है वो एनिमेशन में आ गई। अब देखें, इसको हम प्ले करते हैं तो वो देखें ये नीचे आ गया। तो जितनी भी चीज़ों को आपने यहाँ पर एनिमेट करना है iClone के अंदर इस टाइमलाइन के हिसाब से करना है, ठीक है। यहाँ पर टाइमलाइन का बड़ा चक्कर होता है। तो अगर आपको मेरे ख्याल में कोई मुश्किल हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ इस टाइमलाइन के हिसाब से कस्टम एनिमेशन में हो सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रीसेट की तरफ। अब इस एनिमेशन को हम करते हैं रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन। राइट क्लिक करके अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑलरेडी हुई पड़ी एनिमेशन को रिमूव करना है तो राइट क्लिक करके रिमूव ऑब्जेक्ट एनिमेशन पे क्लिक कर देंगे। अब देखें, अब आ जाते हैं हम एक रैंडम एनिमेशन की तरफ जो कि ऑलरेडी प्रीसेट बना हुआ है और उसकी तरफ आ जाते हैं। हम जाते हैं मोशन पपेट के ऊपर और यहाँ पर मोशन पपेट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहला है इडल। इडल में मतलब कैरेक्टर खड़ा हुआ है या फिर कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो अपनी एक मतलब कि जो उसकी पोजीशन है, जिसकी स्टैंड वाली जो पोजीशन है उसी के अंदर वो खड़ा हुआ है। तो फिर उसका मूड मतलब गुस्सा भी हो सकता है, वो कहका लगा रहा है, वो मतलब कि थोड़ा खौफ ज़दा है, अफ्रेड है, वो एंग्री है, ठीक है। वो चीरिंग मतलब कि चला रहा है। उसके बाद वो डिप्रेस्ड है, थोड़ा सरप्राइज, एंग्री, आपको हर तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है मूव, तो उसके बाद आ जाता है टॉक। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे टॉक। इस वाली वीडियो के अंदर हम करेंगे टॉक। टॉक का, मूव का, मूड का, इडल का, इन सब का जो मेथड है वो सेम है। तो आप लोग सिर्फ एक को समझ लें, बाकी चीज़ें भी आपको समझ आ जाएंगी। मैं आपको सारी एनिमेशंस को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, बार बार
हर एक एनिमेशन को स्टेप बाय स्टेप जो है वो दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने बाकी एनिमेशंस भी बना लेनी है। तो टॉक पे क्लिक करने के बाद हम लोग जाते हैं रिकॉर्ड पे। ये देखें, ये आपको यहाँ पर रिकॉर्ड का नजर आ रहा है। रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। हमने जो यहाँ पर से करना चाहते हैं, इग्नोर है ना, ये इग्नोर कर रहा है। अगर इग्नोर करना चाहते हैं इग्नोर, अगर टॉक में ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर, इसे करते हैं क्लिक। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद टाइमलाइन को 0 पे करते हैं। टाइमलाइन को 0 पे करने के बाद इसे करते हैं एक्सप्लेन वाले पे क्लिक और उसके बाद करते हैं रिकॉर्ड पे। रिकॉर्ड पे करने के बाद हम स्पेस, कीबोर्ड के ऊपर जो हमारा स्पेस वाला बटन है उसे प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद हम जितनी इसकी एनिमेशन करना चाहते हैं वो उतनी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं पॉज। ये 11 सेकंड की इसकी एनिमेशन हो गया जिसमें ये टॉक कर रहा है। ठीक है, अब जनाब, अब हमने सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को, तो अंडरस्टूड बात है कि कैरेक्टर को तो हमने एनिमेट नहीं करना ना, उस कैरेक्टर को किसी इन्वायरमेंट के अंदर भी तो रखना है ना। तो किसी इन्वायरमेंट के अंदर रखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसकी एनिमेशन तो यहाँ पर कर ली। अब हम जाते हैं फाइल के ऊपर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इस कैरेक्टर को सिनेमा 4D के अंदर लेके जा रहा हूँ। सिनेमा 4D के अंदर हम वहां पर एक इन्वायरमेंट बनाएंगे और उस इन्वायरमेंट के अंदर अपने कैरेक्टर को मर्ज कर देंगे। फाइल पे जाते हैं, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट FBX, ये एक बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है, बहुत ही ज़्यादा वेल नोन फॉर्मेट है FBX। इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हमने सिर्फ करंट फ्रेम को तो एनिमेट नहीं करना ना, एक्सपोर्ट नहीं करना ना, हमने यहाँ पर ऑल पे जाना है। अब यहाँ पर देखें, सिनेमा 4D R19 आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग माया यूज़ कर रहे हैं तो माया सेलेक्ट कर लें, 3ds मैक्स कर रहे हैं तो 3ds मैक्स कर लें, यूनिटी कर रहे हैं अगर आप लोग तो वो कर लें, अनरियल इंजन कर रहे हैं तो वो कर लें, मोशन बिल्डर कर रहे हैं तो मोशन बिल्डर पे क्लिक करें, ब्लेंडर कर रहे हैं तो ब्लेंडर पे कर लें, सिनेमा 4D कर रहे हैं तो आप सिनेमा 4D पे क्लिक करें। ठीक है, सिनेमा 4D पे सेलेक्ट करने के बाद आप लोग जाएं एक्सपोर्ट पे। याद रहे कि यहाँ पर एक्सपोर्ट रेंज जो है ऑल रखनी है अगर आप लोगों ने, तो रेंज यहाँ पर आप कस्टम भी इनपुट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने 1 फ्रेम से लेकर 200 फ्रेम तक रखनी है तो 200 फ्रेम तक भी रख सकते हैं। तो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं और प्रैक्टिस पे, और यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाते हैं FBX एक्सपोर्ट, अपनी याद दहानी के लिए, और यहाँ पर हम नाम देते हैं इस एनिमेशन को टॉक का और सेव कर देते हैं। अब इसे हम कर देते हैं क्लोज। आईक्लोन का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब हम ओपन करते हैं सिनेमा 4D। देखें, आपको समझ तो आ रही होगी ना कि जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही वर्क का फ्लो जो है वो बन रहा है। इसे हम करते हैं क्लोज। अब ये है सिनेमा 4D का यूज़र इंटरफेस और ये है वर्क स्पेस जहाँ पर हमारी आउटपुट नज़र आएगी। ये है टाइमलाइन, यहाँ पर टेक्सचर्स होते हैं, यहाँ पर टेक्सचर्स बनते हैं। इस वाले एरिया के अंदर आपको टेक्सचर्स नज़र आएंगे और यहाँ पर आपको सिलेक्शन टूल्स नज़र आएंगे। ये हैं, ये सिलेक्शन टूल है, ये सिलेक्शन टूल हो गया, ये वर्ड मूव का हो गया, ये स्केल का हो गया, ये रोटेट का हो गया और ये वर्ड मूव हो गया। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये है रेंडर सेटिंग, ये रेंडर सेटिंग है, ये रेंडर टू पिक्चर व्यूअर, मतलब कि यहाँ पर रेंडर, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो रेंडर होने लग जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो रेंडर व्यू हमें एक प्रीव्यू करके दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो मिल जाती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये देखें, सबसे पहले तो ये क्यूब है, इस क्यूब की मदद से मैं जो भी बनाता हूँ। अब यहाँ पर अगर आपने एक रूम बनाना है, फॉर एग्जांपल आप एक कमरा बनाना चाहते हैं, इस क्यूब को लेंगे, इससे हम करते हैं थोड़ा स्केल बड़ा, स्केल वाले पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, इसे करना है सेलेक्ट स्केल को और अपने माउस का जो आपका माउस का जो लेफ्ट बटन है उससे प्रेस किए रखना है और प्रेस करने के बाद ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो छोटा हो जाएगा। दोबारा देख लें कि जैसे वही सेम सीन है आईक्लोन वाला, कैरेक्टर क्रिएटर वाला, कि आपने
ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अगर आपने इसको आगे पीछे करना है तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां से करें, ठीक है, यहां से। ये देखें, ये है लेफ्ट टू राइट, ये आगे पीछे और ये ऊपर नीचे, ठीक है। और अगर आप लोग इसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो स्केल वाले पे क्लिक करें और इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब देखें, अब मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं ना, इस वाले पे, रेड वाले पे एंड में, तो ऐसे तो होना चाहिए कि ये इधर से बड़ा हो, मतलब ओवरऑल बड़ा ना हो, सिर्फ इस साइड से ही बड़ा हो। ऊपर से करूं तो ये ऊपर से बड़ा हो, ठीक है ना। इधर से करूं, राइट से करूं तो ये राइट की तरफ बड़ा हो, लेकिन ये ओवरऑल बड़ा हो रहा है। तो अगर हम सिर्फ इसको राइट या लेफ्ट की तरफ से हम करना चाहते हैं बड़ा, या ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ये जो आपको ग्रीन वाला नजर आ रहा है ये ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा या छोटा या आगे या पीछे करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको यहां पर थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, ये आपको डॉट नजर आ रहा होगा, यहां पर ये एक डॉट नजर आ रहा है, इस पर भी नजर आ रहा है और इस पर भी नजर आ रहा है। इस डॉट के ऊपर आप क्लिक करके अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किए रखना है और ऊपर करेंगे तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये भी है और इसी तरह से इधर से, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक रूम आ गया है। थोड़ा इसको मैंने बड़ा कर लिया, ऊपर कर लिया। और अच्छा, ये जो आपको यहां पर टूल्स नजर आ रहे हैं ना, ये हैं सीन के टूल्स। मतलब ये आपको सीन को अगर आपने आगे पीछे करना है तो इनकी मदद कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट किए रखना है लेफ्ट बटन से, माउस के लेफ्ट बटन से सिलेक्ट किए रखना है और आगे पीछे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपका जो सीन है वो आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। अब ये है जूम, लेफ्ट बटन का ही कमाल है सारा। सिलेक्ट करना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करना है और जूम इन जूम आउट करना है। इसे सिलेक्ट करना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, प्रेस किए रखना है और इसे हमने घुमा के देखना है सीन को। और ये है ये पर्सपेक्टिव व्यू, ये जो है ना व्यूज हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास पड़ा हुआ है उसके व्यू एंगल है। ये टॉप एंगल है, ये राइट एंगल है, ये है फ्रंट एंगल। अब हम पर्सपेक्टिव पे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब एक रूम है, उस रूम की जो है ना, हमारे पास चारों दीवारें तो आ गई हैं, लेकिन हमने उस रूम के अंदर घुसना है तो हमें एक साइड जो है वो खाली चाहिए। तो एक साइड खाली करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे एडिटेबल पे, मेक एडिटेबल। इसको एडिटेबल बना लिया। अब एडिटेबल बनाने के बाद यहां पर देख रहे हैं आप लोग, ये पॉलीगन्स, यूज पॉलीगन मोड, होल्ड कंट्रोल टू ट्रांसफर एक्टिव सिलेक्शन। अब आप लोगों ने इस और कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पे सिलेक्ट कर, इसको क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप लोगों को खुद यहां पर नजर आ रहा होगा कि जो इसका एक वाला हिस्सा है ना, इसका जो मतलब बाकी दो आपको नजर आ रहे हैं कि वो अनसेलेक्ट है और ऊपर वाला सिर्फ एक सिलेक्ट है। मतलब इसको हम किसी एक पे क्लिक करेंगे और वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको क्लिक किया, ये एक बार इसका जो इसकी दीवार है इस रूम की वो सिलेक्ट हो गई। अब सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करते हैं और ये देखें वो दीवार उड़ गई। अब हम लोग दोबारा ओवरऑल पे जाते हैं कि मतलब हमने पूरे रूम को दोबारा से मुकम्मल तौर पे ओवरऑल सेलेक्ट करना है, तो हम मॉडल पे चले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा समझाया ही स्टाइल में, आप लोगों को दोबारा से सुन लें। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ओवरऑल आपने पूरे ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है तो आप लोग इस पे जाएंगे, मॉडल पे, मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने उसके कोने सेलेक्ट करने हैं तो आप इस पे जाएंगे, ठीक है। ये कोना सेलेक्ट करके इसको यहाँ से बड़ा कर दिया मैंने। अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसके बॉर्डर सेलेक्ट करने हैं तो आप इस वाले टूल पे क्लिक करेंगे, एजेस पे, ठीक है। इसके एजेस, ये देखें, ये एजेस इसके इस तरह से, ये देखें,
अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पूरी एक साइड ही, पूरी एक वॉल आपने सेलेक्ट करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने पहले सेलेक्ट करके उड़ा दी थी। तो ये यार बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। आप लोग वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगी। बाकी मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस तरह से समझाऊँ कि जैसे बच्चों को समझाया जाता है, जैसे एक बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है। मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को बिल्कुल सेम इसी कंडीशन, इसी तरह से आप लोगों को समझाऊँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो ये हमारा रूम तो बन गया। अब हम इसको मॉडल वाले पे सिलेक्ट करते हैं ताकि इसको ओवरऑल हम ऊपर नीचे या छोटा कर सकें। अब हम इसको पेंट करते हैं। क्रिएट पे जाते हैं। पेंट करने के लिए क्या करना है कि क्रिएट पे जाना है, न्यू मटेरियल पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर डबल क्लिक करना है मटेरियल पे। यहाँ पर आप कलर बना सकते हैं, आप लोग कलर बना सकते हैं। ये हमने ब्लू कलर कर दिया हमारे रूम का, ठीक है, ब्लू कलर कर दिया। अब आप लोग कलर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप लोग लाइट्स की सेटिंग ऐसे करें सीन के अंदर के ऑटोमेटिक कलर नजर आए। वो कैसे होगा? कलर्स मटेरियल्स को उड़ाते हैं, मटेरियल्स को क्या किया, टिल्ट प्रेस करके उड़ा दिया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी लाइट की पहले सेटिंग कर लें, उसके बाद अपने करैक्टर को लेके आते हैं। जो अवतार हमने FBX एक्सपोर्ट किया था उससे फिर यहाँ पर मर्ज करते हैं। अब यहाँ पर एरिया लाइट पे जाएं, एरिया लाइट पे क्लिक किया और यहाँ पर ये एरिया लाइट हमारे पास आ गई और इसे थोड़ा सा घुमाते हैं। घुमाने के बाद इसे यहाँ पर रख दिया। रेंडर के वक्त ये एरिया लाइट आपको नज़र नहीं आएगी, सिर्फ लाइट ही नज़र आएगी। ये चीज़ आपको जो है वो नज़र नहीं आएगी। तो लाइट पे क्लिक किया और यहाँ पर हम लाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं। ये देखें, ये जैसे हमने कलर सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पर कलर आ गया। अब अगर कलर हमने मिक्स करने हैं तो क्या करेंगे, दोबारा एक और एरिया लाइट लेंगे और एरिया लाइट लेने के बाद हम उसे रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं और इससे कलर देते हैं कोई और। ये देखें, ये बड़ा एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया है कलर्स का। अब यहाँ पर हम अपने करैक्टर को जब मर्ज करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डबल लाइट इफेक्ट जो होता है ना, वो हमारे करैक्टर के फेस के ऊपर शो होगा। तो किसी भी सीन के अंदर जो नाइट लाइट्स बनती होती हैं वो भी इसी मेथड के साथ बनती होती हैं। तो अब हमने जो FBX में एक करैक्टर को iClone के अंदर एक्सपोर्ट किया था, iClone से एक्सपोर्ट किया था Cinema 4D में लेके आने के लिए, उसे हम यहाँ पर मर्ज करते हैं। तो फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद मर्ज पे जाना है। मर्ज पे जाने के बाद हम अपने उसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, FBX एक्सपोर्ट, और ये देखें ये टॉक, सिर्फ इस वाले को सिलेक्ट करना है टॉक पे और इसे कर लेते हैं ओपन। और अब ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे, ये 1 से 2 मिनट लेगा। तो ये करैक्टर हमारा यहाँ पर आ गया। इसके ये टेक्सचर्स भी ओपन हो गए। ओपन होने के बाद हमने क्या करना है, CC1 बेस टोंग, इस पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड पे शिफ्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद एंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। ये सारी लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी और उसके बाद इनको कर देंगे राइट क्लिक करके यहाँ पर ग्रुप, और इसे नेम देते हैं डबल क्लिक करके यहाँ पर कैरेक्टर, ठीक है। ये देखिए, अब एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको मसला दरपेश हो सकता है, और वो ये है कि आप जैसे ही प्ले करेंगे तो करैक्टर की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, जो उसकी रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो वो 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, क्योंकि जितने भी आप करैक्टर्स iClone से लेके आएंगे Cinema 4D के अंदर वो ऐसे ही होंगे। जब आप उन करैक्टर्स को ग्रुप बना के प्ले करेंगे तो वो 90 डिग्री पे क्या होंगे, -90 डिग्री पे रोटेट हो जाएंगे। तो आपने दोबारा से 0 पे कर देना है और अप्लाई कर देना है, आपका करैक्टर सीधा हो गया। अब देखें,
अब कैरेक्टर का मुंह दूसरी तरफ है। अब कैरेक्टर को बड़ा या छोटा करना है तो वो कैसे करेंगे? रोटेट करके इसका मुंह तो चलो सीधा कर देते हैं यहाँ पर, ये तो इजी है। और इसे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कहाँ पे खड़ा है ये। इसकी टांगें नीचे जा रही हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद इसे हम यहीं पे रहने देते हैं या थोड़ा पीछे कर देते हैं ताकि ठीक से नज़र आए, इसके चेहरे के ऊपर लाइट जो है वो ठीक से पड़े। ये देखें, ये हमारा कैरेक्टर यहाँ पर आ चुका है। यार आप लोगों को एनिमेशन का इससे ज़्यादा आसान और प्रोफेशनल तरीका कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस, मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं ना, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको बाद में ढूंढने में मुश्किल ना हो फिर मुझे। ये देखिए, ये हमारा कैरेक्टर बड़ी ज़बरदस्त किस्म का लाइट इफेक्ट इसके फेस के ऊपर पड़ रहा है। तो रेंडर व्यू करके देखते हैं कैसा दिखता है। ये देखिए, रेंडर व्यू करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, बाकी चीज़ें सारी गायब हो गई हैं। और असल में जैसे रेंडर होने के बाद वीडियो एक्सपोर्ट होगी और हमारे पास हमें फाइनल आउटपुट में इस तरह से मिलेगी ये, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं यहाँ पर के कैरेक्टर, ठीक है, हमारा कैरेक्टर जैसे देख लें, जैसे हमने एनिमेशन की थी वैसे यहाँ पर उसकी एनिमेशन आ चुकी है। तो यहाँ तक इसकी एनिमेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम लोगों ने, हमारी एनिमेशन तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सिर्फ एक और काम करते हैं, ज़रा आप कैमरा एनिमेशन को समझ लें कि कैमरा एनिमेशन क्या होती है। दरअसल कैमरे की जो मूवमेंट होती है वो कैमरा एनिमेशन होती है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक सीन के अंदर बड़ी जान पैदा कर देती है। तो आप लोगों ने क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि ये हमारा कैमरा यहाँ से शुरू हो और इसके फेस के ऊपर आके फोकस कर ले। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ से सबसे पहले कैमरा सेलेक्ट करते हैं। कैमरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इससे कर लेते हैं ऑन, ठीक है। कैमरे को ऑन कर दिया हमने। कैमरे को ऑन करने के बाद सबसे पहले तो हम इसका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ पर सीन को एडजस्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। सीन को यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करते हैं। यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर दिया हमने, ठीक है, इस चाबी की मदद से। और उसके बाद हम इस फ्रेम को ले जाते हैं जहाँ तक हमारी एनिमेशन हो रही है, यहाँ पर ले जाने के बाद अब की फ्रेम ऐड नहीं करना फ़िलहाल। अब आपने कैमरे को पहले करना है एनिमेट, फोकस कर लेना जहाँ तक करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह से यहां तक कर लिया। अब आप लोगों ने की फ्रेम ऐड कर देना है। इस चीज को बड़ी समझने की जरूरत है। ये देखें, अब हम प्ले करते हैं तो ये हमारा कैमरे की एनिमेशन हो रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख लिया आप लोगों ने कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान था। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ मिस हो गई है और वो है फ़ोटोशॉप। कि फ़ोटोशॉप का क्या काम था। वो इतना ज़्यादा काम फ़ोटोशॉप का इसके अंदर अभी था नहीं, क्योंकि हमें टेक्सचर्स को एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। अलबत्ता अगर हम लोग करना चाहते हैं कि टेक्सचर्स के अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि iClone के अंदर हम टेक्सचर्स को एक्सपोर्ट कर लेंगे। वो बहुत ही सिंपल है। मैं उसके ऊपर एक मुकम्मल अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपने टेक्सचर्स को कैसे एक्सपोर्ट करना है और उन टेक्सचर्स के अंदर चेंजिंग कैसे करनी है फोटोशॉप के अंदर, और फिर दोबारा उन टेक्सचर को सेव करके दोबारा iClone के अंदर आपने वापस कैसे लेके आने हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब हम निकालते हैं इसका रेंडर निकालने के लिए सबसे पहले हम रेंडर सेटिंग पे जाते हैं। रेंडर सेटिंग पे हम यहाँ पर विड्थ इनपुट करते हैं 2000 और यहाँ पर हाइट भी इनपुट करते हैं 2000 और इस रेशो को कर देते हैं लॉक। और यहाँ पर अब जो स्टैंडर्ड रेशो होती है वो सेलेक्ट करने लगे हैं। 69 सबको पता है कि यही होती है स्टैंडर्ड जो यूट्यूब के लिए इस्तेमाल होती है। और फ्रेम्स कौन से हैं यार? फ्रेम 0 से लेकर हमने करने हैं, हमारी कहाँ तक एनिमेशन हो रही है देख लेते हैं। एनिमेशन हो रही है हमारी
340 फ्रेम तक, ठीक है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 0 to 350 फ्रेम्स। कुछ फ्रेम जो है मैंने एक्स्ट्रा रख ली है ताकि हमारा सीन जब फेड होगा एंड में आके तो वो फ्रेम्स उस फेड के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर रेजोल्यूशन भी हम 2000 कर लेते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, जितनी आप लोग करना चाहें कर सकते हैं। अरे यार ठीक है, यहाँ पर यही करनी है। उसके बाद हम आते हैं सेव के ऊपर और यहाँ पर हम जाते हैं MP4 पे। MP4 को सिलेक्ट कर लेना है और इस पे क्लिक करना है और ये आपको ले जाएगा अपने डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर, कि यहाँ पर आप इसको बताएंगे कि इस फोल्डर के अंदर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, रेंडर निकालना चाहते हैं। तो हमने रेंडर के नेम से एक सब फोल्डर बनाया हुआ था और यहाँ पर हम 1 के नेम से बनाते हैं, मतलब एक पहला पेज, इसका जो है वो एक पैच है। तो अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। बस यही कुछ करना था। यहाँ पर क्लोज करने के बाद हम इस पे क्लिक करते हैं सेंटर वाले पे, ठीक है। अब ये हमारी वीडियो जो है वो रेंडर होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों अब वीडियो रेंडर होने के बाद हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। जब वीडियो रेंडर हो जाएगी तो उस रेंडर हुई वीडियो को हम लेके आएंगे इस वाले फोल्डर के अंदर, इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर, फिल्मोरा के अंदर या किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर लेके जाके आप वहाँ पर साउंड इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब हमारी एनिमेशन का जो मुकम्मल एक जो प्रोसेस था वो आप लोगों को समझा दिया है, अच्छे से समझ आ गई है कि कैरेक्टर एनिमेशन दरअसल कैसे होती है। मज़ीद डिटेल के अंदर चीज़ें जो हैं वो मैं अलग से छोटी छोटी हर एक टूल के ऊपर अलग से एक छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको बना दूंगा और वो वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। और आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, उन लोगों को लाजमी फॉलो किया करें जो आपको लगते हैं कि यार ये अच्छे से समझा रहे हैं और मुखलिसाना तौर पे आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। समझाने की तकनीक अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाजमी फॉलो किया करें, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ कहीं पर आपको किसी चीज़ का कोई मसला हो, दरपेश हो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप लोगों को समझाने का स्टाइल अच्छा ना लगा हो या आप लोग कुछ भी रेकमेंड करना चाहें या आप लोग कुछ भी मुझे रेकमेंड करना चाहें, आप लोग कहना चाहें कि यार आपको अपनी वीडियो के अंदर ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, ये चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, तो मैं उस चीज़ को, उस मशवरे को, वो जो आप चीज़ मुझे वो जो एक बात रेकमेंड करेंगे, एक स्टाइल रेकमेंड करेंगे, एक ऐसी चीज़ जो आप लोग ख़ुद पहले से तजुर्बा कर चुके हों, वो चीज़ रेकमेंड करना चाहेंगे तो मैं उसको तहे दिल से कबूल करूँगा और उसे इम्प्लीमेंट करने की लाजमी कोशिश करूँगा। तो चले मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।